तो टॉपिक आपका नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। इसमें हम पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन जो होती है अ, उसको किस तरीके से जो प्लांट हैं वो अपनी बॉडी के अंदर एसिमिलेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन आपको पता है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% होती है। ठीक है, ये जो 78% नाइट्रोजन होती है ये इनएक्टिव फॉर्म में होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो नाइट्रोजन है उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, और इस वजह से क्या है, जो प्लांट है इसको डायरेक्टली अपनी बॉडी में यूज नहीं कर सकते। और जैसे ही आप, जैसे हम सांस लेते हैं तो वो सांस के साथ हमारे अंदर भी जाती है, लेकिन जैसे हम सांस छोड़ते हैं जितनी गई थी उतनी की उतनी बाहर आ जाती है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है ह्यूमन बीइंग का या किसी एनिमल का, वो इसको कन्वर्ट नहीं कर सकता है यूजेबल फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो अलग अलग नाइट्रोजन की फॉर्म होती हैं, लाइक यूरिया, जैसे कि जो किसान होते हैं खेतों में यूरिया डालते हैं तो वहां पर भी क्या है, नाइट्रोजन डाल रहे होते हैं वो। ठीक है, यानी कि इस फॉर्म में जो प्लांट है ना वो इसको अपटेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन N2 की फॉर्म में नहीं कर सकते जो एयर में रहती है। ठीक है, ऐसे अमोनिया इस फॉर्म में प्लांट अपटेक कर सकते हैं। अमोनियम NH4 पॉजिटिव कह सकते हो, अमोनियम आयन हो जाएगा। ठीक है, या फिर जो सिंपल अमोनियम। नाइट्रेट NO3, नाइट्राइट NO2, ये दोनों नाम आपने याद रखने हैं, इनमें कंफ्यूजन मत होना। नाइट्रेट में ऑक्सीजन 3 एंड आइट में IT, यहाँ पर ऑक्सीजन 2। ठीक है, एटमोस्फियर नाइट्रोजन N2 फॉर्म में रहती है, तो अगेन ये नॉन यूजेबल फॉर्म है प्लांट के लिए। और जो ऑर्गेनिक है उसको हम नाइट्रोजन, जो सिंपल सिंपल नाइट्रोजन बोल देते हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ, अच्छा ये बताओ इसका यूज क्यों हमें प्लांट इससे क्या बनाते हैं, मतलब इस नाइट्रोजन को प्लांट ने अब्जॉर्ब कर लिया, क्यों जरूरी है नाइट्रोजन? हमारे, आपको याद होगा हमारे जो सिलेबस था उसमें पिछली बार शायद 5वें सेमेस्टर में क्या थे, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स थे, याद होगा आपको। ठीक है, तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में नाइट्रोजन आता था, तो मैक्रो मतलब प्लांट को ये ज्यादा चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है, प्लांट इसको डायरेक्टली अब्जॉर्ब भी नहीं कर सकते। ठीक है, और वहां पर जो 5th सेमेस्टर का था हमारा माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, वहां पर इसके जो रोल हैं वो भी बता रखे थे। ठीक है, तो जो मेन रोल है वो क्या रहेगा, आप में से कोई बताएगा? हाँ जी, क्योंकि जो अमीनो एसिड्स होते हैं भाई, ठीक है, तो जो अमीनो एसिड्स देखोगे आप, कितने एसेंशियल अमीनो एसिड कितने होते हैं? 20। उन 20 के 20 एसेंशियल अमीनो एसिड्स में उनकी जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है वो ये होती है, नाइट्रोजन, कार्बन और कार्बन। और अमीनो एसिड्स क्या बनाते हैं, ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो जो प्रोटीन कंटेंट है इसको बनाने के लिए चाहिए आपको अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। तो अगर आपके पास नाइट्रोजन नहीं होगी तो अमीनो एसिड नहीं बनेंगे, अमीनो एसिड नहीं बनेगा तो चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो उसकी बॉडी में प्रोटीन नहीं बनेगा। इसलिए प्लांट को जो नाइट्रोजन है वो रूट से अपटेक करनी पड़ती है। ठीक है, और जो एनिमल हैं उनको प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है नाइट्रोजन के लिए। क्योंकि हम नाइट्रोजन, मतलब मैं कहूँ कि भाई प्रोटीन, ये फूड क्या होते हैं, प्रोटीन किस में ज्यादा होता है, कौन से जो फल हैं या मतलब कौन से प्लांट हैं, दाल होती हैं, राइट। तो जो दाल होती हैं उनके अंदर जो नाइट्रोजन कंटेंट है वो ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब मैं कहूँ कि उनके अंदर जो अमीनो एसिड्स ज्यादा हैं एक तरीके से। ठीक है, और वहां पर क्या है, जो वो दाल आप खाते हो, मतलब दो बच्चे हैं, एक दाल नहीं खाता एक दाल खाता है, तो जो दाल खाता है उसने दाल खाई, अब ऐसे नहीं कि जो दाल के अंदर प्रोटीन है वो वही आपकी मसल्स में ऐड हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। जो दाल आपने खाई वो आपका जो स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, उसको ब्रेक करेगी सिंपल फॉर्म में, क्योंकि जो दाल है वो कार्बोहाइड्रेट की कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड फॉर्म होती है, उसको सिंपल फॉर्म आ जाएगी आपकी बॉडी में। और वो जो सिंपल फॉर्म है वो आपका जो ब्लड है वो अब्जॉर्ब कर लेगा, और ब्लड से फिर वो जो अमीनो एसिड्स कह लो या फिर जो नाइट्रोजन है जो सिंपल, वो कहाँ पहुंच जाएगा, या फिर अमीनो एसिड कह लो सिंपल फॉर्म, वो अमीनो एसिड पहुंच जाएंगे अलग अलग सेल्स के पास। और उन सेल में फिर जो रफ ER होती है वहां पर क्या हो रहा होता है, ट्रांसलेशन हो रहा होता है, और वो अमीनो एसिड्स फिर वहां पर ऐड होके आपके लिए नया प्रोटीन बनाएंगे फिर। ठीक है,
तो नाइट्रोजन साइकिल की अगर बात करते हैं, नाइट्रोजन इज एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस इन द ऑल ऑर्गेनिजम्स भाई। तो मेन मेन पॉइंट है ये, ठीक है। नाइट्रोजन इज अ की एलिमेंट फॉर द अमीनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स। तो अगेन अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो हमारे अंदर जो डीएनए है हमारा वो भी ठीक से नहीं बनेगा, मतलब सेल डिवीजन भी रुक सकता है। आल्दो लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एटमोसफियर, 78% एटमोसफियर में प्रेजेंट है, लेकिन ये जो है ये आप कह सकते हो नॉन यूजेबल फॉर्म के अंदर होती है, ठीक है। बट इट कैन बी ओनली यूटिलाइज व्हेन दिस गैसियस फॉर्म नाइट्रोजन इज फिक्स्ड, यानी कि जब ये फिक्स्ड हो जाएगी ना तभी हम इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर है? मतलब अपने नाइट्रोजन को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब इसको अपन फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, ये फिक्स कैसे करेंगे हम आगे देखेंगे इसमें। तो जब ये फिक्स हो जाएगी तब ये आप कह सकते हो यूजेबल फॉर्म में आ जाएगी। फिक्स का मतलब यूजेबल फॉर्म में आ जाना, मतलब जिसको प्लांट अपटेक कर सकते हैं, ठीक है। इनटू सम केमिकल यूजेबल, यूजेबल फॉर्म का नाम अमोनिया हो सकता है, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट, जो मैंने आपको पिछली वाली स्लाइड में दिखाया था, वो सारी सारी क्या यूजेबल फॉर्म है, लाइक दैट। तो ये सारी सारी क्या है, यूजेबल फॉर्म हो जाएंगी यहाँ तक, ठीक है। या फिर कह सकते फिक्स्ड फॉर्म है नाइट्रोजन की। तो एटमोस्फियर नाइट्रोजन में ये 78 मैंने बता दिया। कैन नॉट यूटिलाइज, तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते क्योंकि N2 की फॉर्म में रहती है, बिकॉज ऑफ द दीज ट्रिपल बॉन्ड। एंड डिपेंड अपॉन द मोर रिएक्टिव नाइट्रोजन कम, तो जो प्लांट होते हैं फिर जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर डिपेंड ऑन द मोर रिएक्टिव फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजन, लाइक नाइट्रेट्स एंड अमोनियम आयन। इन फॉर्म पे जो प्लांट हैं वो डिपेंडेंट रहते हैं। जब तक ये फॉर्म अवेलेबल नहीं होंगी वो इसको, इस नाइट्रोजन को प्लांट ऑब्जॉर्व नहीं कर सकते। द प्रोसेस बाय विच द लिमिटेड अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज सर्कुलेटेड एंड रीसर्कुलेटेड थ्रू द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर साइकिल की बात करें तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन साइकिल दिखा रखा है। यहाँ पर आप देखोगे एटमोसफियर में नाइट्रोजन है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, इसका फिक्सेशन करना पड़ेगा आपने। जब ये फिक्सेशन हो जाएगी तभी जो प्लांट हैं वो इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। और जब प्लांट ऑब्जर्व कर लेंगे, प्लांट कौन खाएगा, एनिमल खाएगा फूड चेन से दूसरे, मतलब जो स्मॉल इंसेक्ट में, फिर लार्ज में, फिर और लार्ज में, फिर हम तक आ जाएगी। ऐसे समझ सकते हैं हम, ठीक है। या फिर आप ऐसे कह लो कि भाई मान लो हम डायरेक्टली प्लांट को भी खा सकते हैं, ठीक है, लाइक दालों को खाते हैं हम, तो उस तरीके से भी। तो यहाँ पर जो फिक्सेशन प्रोसेस है ये तीन तरीके से होती है। एक होता है इंडस्ट्रियल फिक्सेशन भाई, जिसका आपने देखा होगा, जो किसान और यूरिया मैंने दिखाया था पहले एग्जांपल यूरिया का। तो यूरिया जो कट्टे होते हैं, कट्टे आते हैं यूरिया के, ठीक है, और वो व्हाइट कलर के से दाने से होते हैं, ग्रेन्यूल से होते हैं। तो वो जो यूरिया है वो किससे बनी है, वो इस इंडस्ट्रियल फिक्सेशन से बनी है, ठीक है। मतलब उन्होंने भी वही तरीका किया, उन्होंने एटमोसफियर से नाइट्रोजन को कैप्चर किया, उसको कन्वर्ट कर दिया एक दूसरी फॉर्म में, जिसका नाम रख दिया यूरिया, CONH4 ऐसे उसका केमिकल फॉर्मूला होता है। दूसरा मेथड होता है यहाँ पर बाई थंडरिंग भाई, ठीक है। जो थंडरिंग होती है इस टाइम पर क्या होता है, जब थंडरिंग मतलब बिजली चमकती है तो एटमोसफियर में क्या नाइट्रोजन है, एयर में नाइट्रोजन है। जब बिजली चमकेगी मतलब बिजली मतलब पावर, वो जो पावर है जब N2 के मोलिक्यूल के ऊपर गिरती है तो उसको तोड़ देती है, वो टूट जाएगा मोलिक्यूल वो। टूटते ही क्या होगा, जो एटमॉस्फेयर में तो हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और दूसरी गैसेस भी हैं। तो वो जो टूटा हुआ नाइट्रोजन है, फ्री नाइट्रोजन जिसको बोलते हैं, वो नाइट्रोजन उन दूसरे कंपाउंड के साथ बाउंड कर लेगा। मान लो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी है तो नाइट्रोजन ने, जो टूटा हुआ नाइट्रोजन था पहले ये फॉर्म थी ट्रिपल बॉन्ड, अब ये ब्रेक हो गए हैं, दो नाइट्रोजन यहाँ पर अलग अलग हो गए हैं। अब इस नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन से बाइंड कर लिया और क्या बना लिया, नाइट्रेट बना लिया। और इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, क्या बना लिया, अमोनियम आयन बना लिया। ये बारिश होती है थंडी, मतलब लाइटनिंग एंड रेन, उस फॉर्म में जब ये बारिश आएगी ये नीचे आ जाएंगे, मिट्टी में गिरेंगे, मिट्टी में गिरने पर प्लांट इनको डायरेक्टली अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो प्रोसेस हैं, नंबर वन इंडस्ट्रियल एंड नंबर टू थंडरिंग। इन दोनों प्रोसेस का जो कंट्रीब्यूशन है नाइट्रोजन फिक्सेशन में वो लेस देन 10% है। बाकी जो 90% फिक्सेशन रह गया उसको करते हैं माइक्रोनिजम्स, ठीक है। वो माइक्रोनिजम्स जो मिट्टी में रहते हैं, जिनको आप फ्रीली भी रह सकते हैं मिट्टी में, या फिर प्लांट की रूट के साथ एसोसिएशन बना के भी रह सकते हैं। जो फ्री रहते हैं उनको बोलते हैं हम फ्री नाइट्रोजन फिक्सेटिव बैक्टीरिया। और जो रूट के साथ, रूट के अंदर रहते हैं और
जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं प्लांट के लिए, उसको बोलते हैं हम सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेटिव बैक्टीरिया। सिम्बियोटिक मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि बैक्टीरिया नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके प्लांट को देंगे, और प्लांट बदले में उनको फूड देगा ग्लूकोज की फॉर्म में। तो दोनों को फायदा हो रहा है, इसलिए यहाँ पर सिम्बियोटिक वर्ड हम यूज करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि जो बायोलॉजिकली फिक्सेशन होता है, तीसरी टाइप जो हमारी मेन टाइप है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों टाइप हमारे कुछ काम की है नहीं इंडस्ट्रियल, क्योंकि हम इंडस्ट्रियल बायोलॉजी नहीं कर रहे, और थंडरिंग का तो कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। ठीक है। तो जो मेन है 90% जो कंट्रीब्यूशन होता है, मोर देन 90%, वो बायोलॉजिकल फिक्सेशन होती है। यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट के अंदर क्या होते हैं, कुछ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर कह लो इनको, या फिर फिक्सेटिव बैक्टीरिया कह लो। ठीक है। पर ये क्या करते हैं, प्लांट नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, और जब प्लांट की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो वो जो ऑर्गेनिक कंटेंट है वो मिट्टी में ही रहता है। इसको आप कह सकते हो दूसरे प्लांट रूट से फिर से अब्जॉर्ब कर लेते हैं, या फिर इस प्लांट को ये जो रैबिट है ये खा लेगा, रैबिट को फिर ये एनिमल खा लेगा, इस एनिमल को कोई दूसरा एनिमल खा लेगा। तो इस तरीके से जो नाइट्रोजन है वो मतलब जो प्लांट है उनसे एनिमल में आ जाएगी। ठीक है। यहाँ पर जो अलग अलग फॉर्म बता रखे हैं, लाइक डेड ऑर्गेनिक जो मैटर रहेगा, तो अगेन ये एनिमल मरेगा तो भी मिट्टी में जाएगा, इसके अंदर नाइट्रोजन वो भी मिट्टी में जाएगी, जब इसकी डेथ होगी ये भी मिट्टी में जाएगा। यहाँ पर इसके जो बॉडी है उसके अंदर जो नाइट्रोजन वो भी मिट्टी में चली जाएगी। इस नाइट्रोजन को फिर से क्या होगा, जो बैक्टीरिया फंजाई हैं वो इसको वापस कन्वर्ट कर देंगे एक यूजुअल फॉर्म में, या फिर आप कह सकते हो प्लांट इसको डायरेक्टली अपने रूट से फिर से एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर जो नाइट्रोजन फिक्स हुई है, चाहे वो ये फॉर्म कह लो, या फिर आप कह सकते हो व्हाट्सओवर, मान लो NH4 है, ठीक है, या फिर यूरिया की फॉर्म है, वो भी क्या आएंगी, मिट्टी में आएंगी, मिट्टी से फिर प्लांट में। ठीक है। क्योंकि जब वो किसान यूरिया डाल रहा होता है ना, ऐसे नहीं प्लांट के पत्तों पे डाल दी तो पत्ते उसको अंदर ले लेंगे, अब्जॉर्ब कर लेंगे, ऐसे नहीं होता, वो मिट्टी में जाती है, पानी के साथ मिलती है, लिक्विड फॉर्म में आती है, और उसके बाद रूट से फिर वो प्लांट बॉडी में जाती है। ठीक है। इसके बाद तो यहाँ पर कुछ और फॉर्म भी दिखा रखे हैं इसमें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखोगे अमोनियम फॉर्म बता रखी है, नाइट्राइट बता रखी है, और नाइट्रेट बता रखी है। सारी फॉर्म क्या है, इंटर कन्वर्टेबल होती हैं। ठीक है ना। तो ये चेंज होती रहती हैं, और कुछ फॉर्म मतलब मान लो फॉर एग्जाम्पल ये फॉर्म है, अगर प्लांट है नहीं और बारिश तेज आ गई, लगातार बारिश हो रही है 10 दिन से, तो ये जो फॉर्म पहले मिट्टी के ऊपर सरफेस में थी, अभी मिट्टी में नीचे लीच आउट हो जाएगी। मतलब इतनी नीचे चली जाएगी कि प्लांट उसको फिर अब्जॉर्ब नहीं कर सकते। जो रूट का एक लेवल होता है भाई, उतने नीचे से नीचे रूट नहीं जाएंगे मिट्टी में भी। ठीक है। तो ये क्या था, पूरा आपका नाइट्रोजन साइकिल है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस हैं इनको हम वन बाय वन देखेंगे। पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा नाइट्रिफिकेशन, एसिमिलेशन, अमोनिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन एंड एनॉक्स प्रोसेस। मेनली ये जो 5 प्रोसेस हैं ऊपर वाली, ये आपके सिलेबस में है, और आपने इनको वन बाय वन बताना पड़ेगा। ठीक है। तो फर्स्ट आते हैं हम नाइट्रोजन फिक्सेशन भाई। तो जो यहाँ पर एक जो अभी फोटो दिखाई थी उसी का एक फ्लो चार्ट है ये, ऐसे समझ लो आप। तो यहाँ पर आप देखोगे एटमोसफेयर में नाइट्रोजन है ये, इस एटमोसफियर नाइट्रोजन का कन्वर्ट हो जाना किसमें, अमोनियम आयन में। इस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। फर्स्ट स्टेप जो हमारी यहाँ पर ही मेंशन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, या फिर ये सेम चीज यहाँ पर है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। यानी कि एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाना किसमें भाई, अमोनियम आयन के अंदर। NH4 हो सकता है, या फिर NH3+ ऐसे कुछ करके कह लो, मतलब मेनली ये फॉर्म के अंदर। ठीक है। इसको बोलेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। सेकंड जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन भाई। नाइट्रिफिकेशन में क्या होगा, जो अमोनियम आयन है NH4 पॉजिटिव, ये कन्वर्ट हो जाएगी इसके अंदर नाइट नाइट्राइट के अंदर, NO2 नेगेटिव के अंदर। इसको बोले नाइट्रिफिकेशन। इसके बाद ये जो NO2 नेगेटिव है, ये NO3 नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाना, इसको भी हम नाइट्रिफिकेशन ही बोलते हैं। मतलब जो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है वो 2 स्टेप में पूरी होती है। पहली स्टेप में क्या होगा, जो अमोनियम आयन है वो कन्वर्ट होगा NO2 नेगेटिव में, और फिर NO2 NO3 नेगेटिव में। क्लियर है। उसके बाद नंबर थर्ड प्रोसेस का नाम होता है आपका एसिमिलेशन पे। एसिमिलेशन के अंदर क्या होगा कि ये जो फॉर्म है भाई, ये फॉर्म मेनली इसको प्लांट अपनी बॉडी में एसिमिलेट कर लेंगे। यानी कि प्लांट का रूट से इस NO3 नेगेटिव को अपनी बॉडी में इनकॉर्पोरेट कर लेना, उसको यूज कर लेना अमीनो एसिड्स बनाने के लिए, न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए, उसको बोला जाता है एसिमिलेशन।
ठीक है, नंबर थर्ड एसिमिलेशन। नंबर चार पे क्या होगा, जब प्लांट और एनिमल की डेथ होती है तो जो डिकम्पोजर्स हैं, इनके अंदर जो नाइट्रोजन थी उसको कन्वर्ट कर दें किसके अंदर, अमोनिया के अंदर, NH3 के अंदर। इसको बोलोगे आप अमोनिफिकेशन। क्लियर है। इसके बाद ये होगी हमारी फोर्थ प्रोसेस। नंबर फिफ्थ के ऊपर आता है हमारा डीनाइट्रिफिकेशन पे। मिट्टी के अंदर कुछ डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया भी होते हैं। वो क्या करते हैं, वो इस फॉर्म को और इवन इस फॉर्म को और कई बार इस फॉर्म को भी, इन तीनों फॉर्म को वापस कन्वर्ट करते हैं किसमें, N2 की फॉर्म में, और ये मिट्टी से हवा में उड़ जाएगी और वापस एटमोसफेयर में चली जाएगी। इसको बोला जाता है डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, तो ये पूरा जो टॉपिक आपका इसी टेबल के ऊपर घूमेगा। मतलब हमने इन्हीं पांचों स्टेप्स को वन बाय वन देखेंगे अब। तो ये मेन था नाइट्रोजन फिक्सेशन, एटमोस्फियर नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाना इन फॉर्म के अंदर, अमोनिया या फिर अमोनियम आयन। एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है ये। और एटमोस्फेयर जो नाइट्रोजन होती है वो फिक्स होती है 5 से 8%। ये वैसे 8 भी नहीं होता, मोस्टली 5% के आसपास होती है, लाइटनिंग से। लाइटनिंग मतलब बिजली चमकने से। इंडस्ट्रियल भी लगभग 2 से 3 या 3% मान लो आप। और जो मेनली होती है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है बायोलॉजिकल। इसको बायोलॉजिकल कहते हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया से होती है। ठीक है। यहाँ पर बैक्टीरिया के पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है नाइट्रोजनेज एंजाइम। और ये लगभग 90% से ज्यादा जो कन्वर्जन होता है वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना इसमें। तो यहाँ पर आप देखोगे जो N2 गैस है इन द एटमोसफेयर ब्रेक एंड कंबाइन विद अदर कंपाउंड्स एंड फिक्स्ड व्हेन इट कंबाइन टू द हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जो अगेन N2 है, इसको आपने कन्वर्ट कर दिया किसमें, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके अमोनिया बना दिया आपने, तो क्या होगी, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाएगी। लेकिन अगेन ये क्या है, एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और एक आप कह सकते हो दो अमोनियम आयन बनाने के लिए, यहाँ पर आगे देखो 2NH3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर दो अमोनियम आयन बनाने के लिए आपको 16 जो ATP हैं वो लग रही हैं। तो अगेन 16 ATP मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी यहाँ पर लग रही है। ठीक है। तो अगेन ये क्या है कि एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो यहाँ पर जो वर्ड रेड कलर में लिखा हुआ है, इट इज एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। ठीक है। तो ये इसका डायग्रामेटिक भी है, यहाँ पर N2 है, ये अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो रही है या फिर इस फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाती है कई बार। ये आपने याद रखना है कि एक नाइट्रोजन को कन्वर्ट होगा दो अमोनियम आयन में। और तब यहाँ पर आपको जो 16 ATP है वो यूज करनी पड़ेंगी। ठीक है। नेक्स्ट भाई, तो यहाँ पर जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो मेन है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें कुछ स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं हमारी नाइट्रोजन को अमोनियम आयन में। और लाइक ये जो बैक्टीरिया रहेंगे आपको, ये जो मिट्टी में रहेंगे या फिर कुछ स्पेशल टाइप के प्लांट होते हैं, लाइक इनको बोलते हैं हम लेग्यूमिनस प्लांट। फेबियसी फैमिली होती है, उसके जो मेंबर होते हैं उनकी रूट के अंदर कुछ आपको नोड्यूल्स दिखाई देती हैं इस तरीके से, जैसे कि चने की जड़ में होती हैं, मटर की जड़ में होती हैं, कुछ छोटी छोटी गांठें होती हैं, उनको नोड्यूल्स बोलते हैं। तो उन नोड्यूल्स के अंदर ये जो बैक्टीरिया हैं, स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया रहते हैं। और ये कन्वर्ट करते हैं जो मिट्टी में नाइट्रोजन, उसको किसमें, अ, इस फॉर्म के अंदर कह लो, या फिर NH4 आयन आयन की फॉर्म। लाइटनिंग है और उसके बाद इंडस्ट्रियल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो माइक्रो हम बायोलॉजिकल वाले की बात करें मेनली, तो यहाँ पर माइक्रोऑर्गेनिजम्स दैट फिक्स द नाइट्रोजन इज कॉल्ड डाईएजोट्रोप्स। यानी कि वो माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं उनको एक अलग से नाम दे दिया, डाईएजोट्रोप्स। तो यहाँ पर ये दो इन्होंने इनको दो अलग अलग टाइप में बांट लिया है, फ्री लिविंग या फिर आपको नॉन सिम्बियोटिक, यानी कि जो मिट्टी में फ्रीली रहते हैं, जैसे सिंपल। सिम्बियोटिक मतलब होता है जो रूट के साथ सिम्बियोटिक एसोसिएशन बनाते हैं। बट जो फ्री लिविंग है ये क्या है, नॉन सिम्बियोटिक होते हैं, मतलब ये प्लांट की रूट के साथ कोई एसोसिएशन नहीं बनाते हैं, ये मिट्टी में फ्रीली रहते हैं। सिंपल। ठीक है। आपने इसमें जो एग्जाम्पल हैं ये एग्जाम में लिख के आना पड़ेगा और याद रखने पड़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्री लिविंग के एग्जाम्पल है, तो फ्री लिविंग नॉन फोटोसिंथेटिक एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, एजोबैक्टर, बाइजेनकिया एंड ट्रेक्सिया। उसके बाद फ्री लिविंग नॉन फोटोसिंथेटिक एनोरबिक, ये क्या थे, ये एरोबिक थे। यानी कि इनको ऑक्सीजन चाहिए, तभी नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेंगे अमोनिया या फिर अमोनियम आयन में। जो दूसरा ग्रुप है ये है एनोरबिक भाई, इनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए तभी ये काम करेंगे। एग्जाम्पल रहेगा
कैलोस्ट्रोडियम, कैलोस्ट्रीडियम। ठीक है, ये आपने एग्जाम्पल याद रखने हैं। एटलीस्ट ये दोनों कैटेगरी एग्जाम्पल ना भी याद रहे तो आपने एटलीस्ट एक एग्जाम्पल एजोबैक्टर आपने याद रखना ही रखना है। इससे कम में काम नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब फ्री लिविंग पूछे आपसे, एजोबैक्टर। उसके बाद तो अगेन फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सेटिव बैक्टीरिया में आपका रोडोस्पिरिलम भी कह सकते हो, या फिर आप क्रोमेटियम भी कह सकते हो। उसके बाद कीमोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सेटिव बैक्टीरिया में आपका विर्बो डी सल्फो विब्रो। ठीक है। उसके बाद फ्री लिविंग जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं, इसके अंदर हमारा साइनोबैक्टीरिया आते हैं, तो अगेन एनोबेना एंड नोस्टोक आप याद कर सकते हो। ठीक है, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया। तो जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। आपको याद होगा, ये जो साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी साइकस की रूट में रहती थी, जिनको कोरोलोइड रूट बोलते थे, और वहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन करते थे। याद होगा ना थोड़ा बहुत। ठीक है, तो वहां पर एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको, एनोवेना एंड नोस्टोक मेनली रहते हैं। ठीक है, उनके अलावा ये कैलोथ्रिक्स भी है, और ये आपका ओलोसीरिया भी हो जाएगा। ठीक है, तो मेनली आपने नोस्टोक, एनाबेना एंड कैलोथ्रिक्स, ये तीन नाम अपने याद रखने हैं इसमें से। उसके बाद सेकंड ग्रुप आता है हमारा सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेटिव बैक्टीरिया भाई। ठीक है, यानी कि जो प्लांट की रूट नोड्यूल्स में रहते हैं, या फिर आप ऐसे समझ लो, ये वो बैक्टीरिया हैं जो प्लांट की रूट के साथ अटैच होके उन रूट में नोड्यूल्स बना देंगे, और वो खुद उन नोड्यूल्स के अंदर रहते हैं और वहां पर नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो उनको बोलते हैं हम सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेटिव बैक्टीरिया। यानी कि ये प्लांट की रूट के साथ एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन बना के रहते हैं। ठीक है, तो अगेन मेनली आपने बताना है लेग्यूमिनस प्लांट पे। लेग्यूमिनस मतलब दालों वाले, जितने भी दाल हैं सारी सारी उनकी रूट के साथ आपको ये बैक्टीरिया एसोसिएशन बनाते हुए दिखाई देंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल राइजोबियम आपने याद रखना है। दूसरा ब्रेडी राइजोबियम याद रखना है। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है राइजोबियम में। हमारा ये प्लांट है, लाइक आपका पी प्लांट है, ये इनका आपका ट्राइफोलियम हो जाएगा, फिजियोली हो जाएगा बीन्स का। ठीक है, इनका नेम है। और आपका यानी कि राइजोबियम की अलग अलग स्पीसीज हो जाएंगी ये प्लांट के अकॉर्डिंग। यानी राइजोबियम क्या आपका जीनस है, और राइजोबियम अगेन बैक्टीरिया है ये। ठीक है, और इसकी अलग अलग स्पीसीज होती हैं अलग अलग प्लांट के साथ अटैच जो करती हैं। मान लो आपने घर में पी प्लांट लगा रखे हैं, तो आपने राइजोबियम की लेग्मिनोरसम जो स्पीसीज है ना, इस स्पीसीज को मिट्टी में डालना पड़ेगा अगर आपने उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो। ठीक है, अगर आपने मान लो उगा मटर का पौधे रखे हैं और आपने इस स्पीसीज को डाल दिया, राइजोबियम फेजुली को डाल दिया, तो यहाँ पर ये कुछ काम नहीं करेंगे फिर। ठीक है, तो आपने स्पीसीज नाम याद नहीं रखने, यहाँ पर भी आपने केवल राइजोबियम जो वर्ड है वो याद रखना है, राइजोबियम एंड ब्रेडी राइजोबियम। तो अगेन इट इज आल्सो जपोनिकम, ये सोयाबीन में रहता है। ठीक है, उसके बाद एजो राइजोबियम, ये अगेन दूसरा प्लांट है, यहाँ पर रहता है सेस्पेनिया के अंदर। तो जो नाइट्रोजन फिक्सेटिव बैक्टीरिया रूट नोडल फॉर्मेशन इन द नॉन लेगुमिनस प्लांट भाई। यानी कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो नोड्यूल फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन वो प्लांट लेगुमिनस नहीं होते, मतलब दालों वाले नहीं होते, लेगुमिनस फैमिली के मेंबर नहीं होते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फ्रैंकिया भाई। तो फ्रैंकिया रूट नोडुल्स बनाता है एल्डर प्लांट के साथ और कैजुरिना के साथ। तो लेकिन ये दोनों प्लांट क्या हैं, ये लेगुमिनस प्लांट नहीं है, मतलब दालों वाले पौधे नहीं है ये बड़े पेड़ होते हैं। कैजुराइना तो बड़ा पेड़ होता है किकर की तरह। ठीक है, अगेन नाइट्रोजन फिक्सेशन थ्रू द नॉन नोडुलेशन। तो अगेन नॉन नोडुलेशन में एंथोसिरोस आ जाएगा, नोस्टोक एंड लीफ ऑफ द एजोला एनोबेना भी। तो अगेन ये लीफ के साथ भी कुछ कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एनाबेना भी। ये क्या करता है, जो प्लांट है एजोला, एजोला क्या होता है, वाटर एक्वेटिक प्लांट होता है, इसकी लीफ के अंदर रहता है ये। ठीक है, और वहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, मतलब जरूरी नहीं कि बैक्टीरिया है तो रूट के साथ अटैच होगा। ठीक है ना, वो डिपेंड करता है कि प्लांट में कहां पर वो अटैच होता है रहता है। तो यहाँ पर ये एक फोटो है फ्री लिविंग की, जो मिट्टी में ऐसे फ्रीली रहते हैं कॉलोनी टाइप में बना के, ग्रुप बना के। ठीक है, वैसे जूम ज्यादा कर रखा है, वे छोटी छोटी कॉलोनी आपको दिखाई देंगी ये। और दूसरे होते हैं सिम्बियोटिक, जो रूट के साथ ये ऐसे, तो आपने चने का पौधा देख लेना, निकाल के आराम से, उसमें जड़ें आपको जो गोले हैं डोट्स से दिख जाएंगे।
ये कंप्लीट टेबल है। तो अगेन सिम्बियोटिक एंड फ्री लिविंग भी। तो अगेन फ्री लिविंग में मैंने बताया था आपको, आप साइनोबैक्टीरिया कर सकते हो, आप लाइक यहाँ पर एजोबैक्टर है, ठीक है, आप बाइजेनकिरिया कर सकते हो, आप कैलेस आप बेसिलस कर सकते हो, ठीक है, कोलोस्ट्रीडियम हो जाएगा, मिथेनोकोकस हो जाएगा, ठीक है, रोडोस्पिरिलम हो जाएगा। तो ये क्या है इनमें से आपका, क्योंकि ये एनाबेना, कैलोथ्रिक्स और नोस्टोक ये फ्री लिविंग भी हैं और ये यहाँ पर सिम्बियोटिक के ग्रुप में भी आते हैं, इसलिए मैं इनको ज्यादा वो नहीं करता हूँ। मतलब क्योंकि आपने मतलब एग्जाम्पल लिखना है तो आप ऐसा एग्जाम्पल लिखो ना जो फ्री लिविंग ही हो, कोई दोनों ग्रुप में नहीं आता हो। लेकिन यहाँ पर जो एनाबेना है ये इधर भी आ रहा है, कैलोथ्रिक्स यहाँ पे नहीं आ रहा, बाकी नोस्टोक यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, दे आर आल्सो सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो ऐसे ही जो सिम्बियोटिक वाले हैं तो आपने केवल एग्जाम्पल याद रखना है राइजोबियम ग्रुप का भी, राइजोबियम, ब्रेडी राइजोबियम कर सकते हो, एजो राइजोबियम कर सकते हो, फोटो राइजोबियम कर सकते हो, मतलब राइजोबियम जो सिंपल याद रहेंगे दोनों। इसके बाद तो जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, अगेन इट रिक्वायर एनोरोबिक कंडीशंस पे, यानी कि जो बैक्टीरिया हैं उनके पास एक एंजाइम होता है नाइट्रोजनेज नाम का। वो एंजाइम काम करेगा जब ऑक्सीजन नहीं होगी। अगर आपने रूट नोड्यूल्स होती हैं तो बैक्टीरिया कहाँ है, रूट नोड्यूल्स के अंदर है। ये आपकी क्या है, मान लो ट्री की रूट्स हैं और यहाँ पर ये रूट नोड्यूल्स बना ली। इन रूट नोड्यूल्स के अंदर क्या है, वो बैक्टीरिया है आपका, ठीक है। और वो बैक्टीरिया क्या बनाता है, एक एंजाइम बनाता है जिसका नाम होता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। वो एंजाइम इस यहाँ पर रूट के अंदर रहता है, ठीक है। अगर आपने इस रूट नोड्यूल्स को रेक्चर कर दिया, डैमेज कर दिया, ठीक है, तो वो एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो उसके साथ रिएक्ट रिएक्ट करेगी। और अगर आपकी रूट नोड्यूल्स में कोई कट वगैरह लग जाता है तो वो रूट नोड्यूल्स फिर काम नहीं करती है जब तक वो कट हील नहीं होता है। तो अगेन जो नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है इट इज इरिवर्सिबल इनएक्टिवेटेड बाय द ऑक्सीजन। तो जैसे ही ऑक्सीजन में हम इसको एक्सपोज करते हैं नाइट्रोजन एंजाइम को, ये इनएक्टिवेटेड हो जाता है, मतलब काम करना बंद कर देता है, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन करना ही बंद कर देगा, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया यूज डिफरेंट मैकेनिज्म टू मेंटेन एनोरोबिक इंट्रासेलुलर कंडीशंस भी। तो अगेन यहाँ पर ये बता रहा है कि जो बैक्टीरिया हैं वो अलग अलग मैकेनिज्म यूज करते हैं कि जहां पर ये बैक्टीरिया रहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, उस एरिया में ऑक्सीजन एंटर ना करे। फॉर एग्जाम्पल आपने सभी ने हेट्रोसिस्ट का नाम सुना होगा, सुना होगा ना हेट्रोसिस्ट। तो हेट्रोसिस्ट क्या होता है, एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर होती है, एक सेल होती है जो कि साइज में बड़ी होती है और उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव मोटी लेयर भी होती है। तो उस लेयर की वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये साइनोबैक्टीरिया में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस थिक वॉल्ड की वजह से क्या होगा, जो ऑक्सीजन है ना वो इस सेल के अंदर नहीं आ पाएगी। और यहाँ पर हेट्रोसिस्ट मतलब एक ऐसी सेल जिसकी जो वाल है वो थिक हो और ऑक्सीजन उसके अंदर ना आए। तो यहाँ पर बैक्टीरिया है ये, और यहाँ पर जो एंजाइम हो नाइट्रोजनेज भी है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन होती रहेगी। लेकिन जो इसकी बाकी सेल्स हैं, जो वेजिटेटिव सेल यहाँ पे लेबलिंग कर रखी है, इनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगी। ये क्यों बता रहा हूं मैं, ये एक एग्जाम्पल है इसका कि जो प्लांट क्या करते हैं, एनोर्बिक कंडीशंस को बनाने के लिए अपने बॉडी में जो बैक्टीरिया हैं वो कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं ताकि एनोर्बिक कंडीशंस बनी रहें। दूसरा बता दिया फोटो सिस्टम टू का, आपने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा होगा, फोटो सिस्टम वन, फोटो सिस्टम टू, ठीक है। तो अगर हम फोटो सिस्टम टू भी को भी हटा दें प्लांट से, तो भी क्या होगा, वहां पर ऑक्सीजन दे, सो दैट द डू नॉट जनरेट द ऑक्सीजन बाय द फोटोसिंथेसिस। मतलब अगर कोई भी प्लांट है, एनिमल, कोई भी आप मान लो बैक्टीरिया है, इसमें से आपने फोटो सिस्टम टू को आप ब्लॉक कर दो। फोटो सिस्टम टू मतलब जहां पर वाटर का हाइड्रोलिसिस होता है और वाटर ब्रेक होता है, किसमें, एच में, इलेक्ट्रॉन्स में और हमारा ऑक्सीजन में। तो अगर ऑक्सीजन बनाने वाली चीज को आप हटा दो तो भी ऐसी बात है उस प्लांट में फिर ऑक्सीजन नहीं बनेगी। तो वहां पर भी नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है फिर। कुछ अदर मैकेनिज्म हैं जो कि एनोर्बिक कंडीशंस को मेंटेन करते हैं। फर्स्ट बता दिया इन्होंने, एजोबैक्टर क्या करता है, मेंटेन रिड्यूस्ड ऑक्सीजन कंडीशंस थ्रू द हाई लेवल ऑफ रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये रेस्पिरेशन ज्यादा करेगा। तो रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन कंज्यूम ज्यादा करेगा और CO2 को ज्यादा रिलीज करेगा। तो obvious सी बात है, लेवल ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगा और CO2 बढ़ जाएगा। तो जैसे ही लेवल ऑफ ऑक्सीजन कम होगा,
ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करना शुरू कर देगा। दूसरा बता दिया यहाँ पर ग्लियोथिक का, ये क्या करता है, इवोल्व ऑक्सीजन फोटोसिंथेटिकली ड्यूरिंग द डे एंड फिक्स नाइट्रोजन ड्यूरिंग द नाइट। तो ये प्लांट क्या, ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस तो करेगा दिन में, और रात को ये नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है। मतलब इसने पार्टीशन कर रखा है, जो सिंपल से आपके कैंप प्लांट होते हैं। ठीक है। उसके बाद है हमारा फैकल्टेटिव ऑर्गेनिजम्स, तो जनरली फिक्स नाइट्रोजन ओनली अंडर द एनरोबिक कंडीशन, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं केवल एनरोबिक कंडीशन के अंदर। और दूसरा आ जाएगा हमारा आ, ठीक है, सेकंड है हमारा एनोरबिक नाइट्रोजन फिक्सेटिव बैक्टीरिया ऑक्सीजन डू नॉट पोज ए प्रॉब्लम। तो अगेन जो एरो आपके एनोरबिक है भाई, तो यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा इनको प्रॉब्लम नहीं करती, क्योंकि ये काम ही कब करेंगे जब एनोरबिक कंडीशंस होगी। मतलब इन बैक्टीरिया को अगर आपने ऑक्सीजन में रख दिया ना, तो ये काम करना ही बंद कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मतलब ऑक्सीजन प्रॉब्लम कोज इसलिए नहीं करती, क्योंकि ये काम ही कब करेंगे जब एनोरबिक कंडीशंस होंगी। इसके बाद तो अगेन जो सिम्बियोटिक बिटवीन द लेग्यूम्स एंड राइजोबियम, तो अगेन हम यहाँ पर राइजोबियम लेके चलते हैं, क्योंकि रूट के नोडुल के साथ राइजोबियम रहता है। ठीक है। इज नॉट ए ओब्लिगेटरी, तो यहाँ जो एसोसिएशन होता है ओब्लिगेटरी नहीं होता। मतलब प्लांट अकेले भी ग्रो कर सकते हैं और बैक्टीरिया अकेला भी रह सकता है, लेकिन जब इकट्ठे आ जाएंगे तो दोनों को फायदा होगा, इसलिए सिम्बियोटिक एसोसिएशन बना के रहते हैं। समझ गए ना। मान लो प्लांट आपने अभी तो मिट्टी में प्लांट लगा रखा है, लेकिन प्लांट की लाइफ साइकिल पूरी हो गई, प्लांट आपने काट लिया। अब ऐसे तो है नहीं कि बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे, वो मिट्टी में ही रहेंगे, तब वो वहां पर भी जिंदा रहते हैं। समझ गए। फिर आप अगले साल फिर से प्लांट लगाओगे तो वही बैक्टीरिया रूट के साथ फिर से सोजन बना लेंगे। समझ गए। तब मतलब इनको अगर फूड ज्यादा मिलेगा तो बैक्टीरिया ग्रोथ ज्यादा होगी। अब प्लांट है नहीं तो फूड नहीं मिलेगा इनको भी, तो इनकी ग्रोथ भी कम होगी। तो दूसरा प्लांट के रिस्पेक्ट में भी सेम बात कह सकते हो, भी बैक्टीरिया हैं तो प्लांट को नाइट्रोजन फिक्सेशन अच्छी होगी, प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। अगर बैक्टीरिया नहीं है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगी, प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। सिंपल सी बात है। तो ये तभी बोल रहा है कि सिम्बियोटिक ओब्लिगेटरी नहीं है ये। ओब्लिगेटरी मतलब होता है कंपलसरी, मतलब प्लांट अकेले भी ग्रो कर सकते हैं। मान लो आपने एक फील्ड ले ली, अपनी मिट्टी आप ले आए, उसको आपने सोलराइजेशन कर लिया, मतलब सारे बैक्टीरिया को मार दिया। ठीक है। और फिर आपने वहां पर एक मटर का पौधा बो दिया, तो मटर का पौधा वहां पर उग जाएगा, उस पर मटर लग भी जाएंगी। ठीक है। मतलब बैक्टीरिया नहीं है लेकिन फिर भी प्लांट की तो ग्रोथ हो रही है। आप चाहे हो सकता है आप नाइट्रोजन एक्स्ट्रा डाल दो खाद की फॉर्म में, यूरिया की फॉर्म में, तो बैक्टीरिया के बिना भी तो प्लांट ग्रो कर रहा है ना। ऐसे ही मिट्टी जो बाहर मान लो ग्राउंड है, वहां पर बैक्टीरिया तो मिट्टी में है ऑलरेडी, वो तब भी जिंदा है। तो सिम्बियोटिक सीक आउट एंड अनदर थ्रू द एलोबरेट एक्सचेंज ऑफ सिग्नल ओनली अंडर द नाइट्रोजन लिमिटेड कंडीशन। तो अगेन यहाँ पर ये वर्ड सेकंड लाइन बोल रहा है कि जब नाइट्रोजन की लिमिटेड कंडीशंस होगी ना मिट्टी के अंदर, और वहां पर भी लेगुमिनस प्लांट भी है और बैक्टीरिया भी है, तभी दोनों एक दूसरे को सिग्नल भेजेंगे। मतलब इस तरीके से कीमो कीमो कुछ कीमो केमिकल्स होते हैं, केमिकल से कह लो आप समझ लो कीमो, क्या बोलते हैं वो, कीमो कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे सिंपल। ठीक है। वो प्लांट रिलीज करता है। अगर मिट्टी में बैक्टीरिया है तो उन केमिकल की तरफ वो बैक्टीरिया अट्रैक्ट होते हुए प्लांट के रूट तक पहुंच जाएंगे, अगर नहीं है फिर नहीं आएंगे। ठीक है। तो symbiotic association between association involve the root nodule formation and that requires specific genes in the both host and symbionts। symbionts यहाँ पर क्या आपकी बैक्टीरिया है, होस्ट मतलब आपका प्लांट है। तो मतलब यहाँ पर क्या है, प्लांट के अंदर भी और बैक्टीरिया के अंदर भी दोनों के अंदर क्या है, कुछ स्पेशल टाइप के जीन्स होते हैं, और वो जीन्स जब ट्रांसक्राइब्ड होते हैं तो जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होगी तो एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए की फिर ट्रांसलेशन होगी तो फिर प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन मतलब एक स्पेशल टाइप का केमिकल कंपाउंड बनेगा, वो केमिकल कंपाउंड रिलीज हो जाएगा मिट्टी में। और ऐसे ही उस केमिकल कंपाउंड को सेंस करने के लिए जो बैक्टीरिया हैं वो अपने कुछ और दूसरे केमिकल को रिलीज करते हैं। ठीक है। तो अगेन यहाँ पर दो टाइप के जीन हैं, इनका नाम अपने थोड़ा याद रख लेना, नोडुलिन जीन एंड नोड जीन भी। तो नोडुलिन जीन होते हैं प्लांट के अंदर, प्लांट स्पेसिफिक जीन होते हैं ये, जो कि रूट नोडुल्स फॉर्मेशन में करते हैं। मतलब अगर आपके पास प्लांट है मटर का, ठीक है, उसके अंदर नेचुरली नोडुलिन जीन होते हैं, लेकिन अगर आपने उस प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया है बायोटेक्नोलॉजी से, और आपने नोडुलिन जीन को हटा दिया है, तो उसके अंदर अब नोड नहीं बनेंगे फिर, यानी म्यूटेंट जिसको बोलते हैं, सुना होगा ना म्यूटेंट प्लांट।
म्यूटेशन हो गई है तो म्यूटेंट प्लांट। तो म्यूटेशन वाले प्लांट के अंदर मान लो आपने म्यूटेशन की और आपने नोडुलिन जीन को इनएक्टिवेट कर दिया। अब है तो ये आपका मटर आपका लेग्यूमिनेसी फैमिली का प्लांट, लेकिन इसके अंदर आपने नोडुलिन जीन को इनएक्टिवेट कर रखा है, तो इसके अंदर अब नोड फॉर्मेशन नहीं होगा। तो मेरा बताने का मतलब यहाँ पर ये था कि जो भी प्लांट होते हैं, जो हमारे लेग्यूमिनेसी फैमिली मेंबर होते हैं, उन सभी के अंदर क्या होते हैं, नोडुलिन जीन होते हैं। और वो जीन क्या बनाते हैं, वो स्पेशल तरह का प्रोटीन बनाते हैं, उन प्रोटीन से फिर नोड बनती है। ठीक है। दूसरे होते हैं नोड जीन भाई, ये बैक्टीरिया के अंदर होते हैं। तो अगेन राइजोबियल जीन्स दैट पार्टिसिपेट इन द नोड फॉर्मेशन। तो अगेन ये जीन भी क्या करते हैं, कुछ दूसरे केमिकल कंपाउंड बनाते हैं। आप कैसे कैसे समझ लो, कुछ प्लांट को स्टिमुलेट, प्लांट सेल को स्टिमुलेट करने के लिए बैक्टीरिया भी क्या करते हैं, कुछ प्रोटीन्स बनाते हैं। और वो प्रोटीन्स बनते हैं नोड जीन की मदद से। मान लो यहाँ पर, मान लो फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले लिया इसका राइजोबियम का ही। राइजोबियम बैक्टीरिया लिया आपने, जो कि रूट नोडुल फॉर्मेशन करता है, लेकिन आपने म्यूटेंट लिया ये, मतलब इसके इस बैक्टीरिया के अंदर जो नोड जीन थे ना, इनको आपने नॉकआउट कर दिया है, मतलब हटा दिया है। तो अब ये जो बैक्टीरिया है, ये प्लांट की सेल्स को स्टिमुलेट नहीं करेगा और वहां पर रूट नोडुल्स नहीं बनेंगे अगर ये म्यूटेटेड बैक्टीरिया है तो मतलब रूट नोडुल्स बनाने के लिए आपको नोडुलिन जीन भी चाहिए और आपको नोड जीन भी चाहिए। जब दोनों होंगे तभी जो रूट नोडुल्स हैं वो बनेंगी। बनती कैसे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखोगे ये रूट हेयर है और ये मिट्टी के अंदर कुछ राइजोबिया है। रूट हेयर है, ये प्लांट टिश्यू है ये, ठीक है। और यहाँ पर ये राइजोबियम है, ये मिट्टी में है। उसके बाद ये रूट टिप के ऊपर अटैच होते हैं और रूट टिप की ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं। साथ में ही ये क्या आपका रूट हेयर है। तो जब प्लांट की ग्रोथ होगी तो रूट हेयर की भी ग्रोथ होगी। रूट हेयर क्या करते हैं, मिनरल्स और वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं। सेकंड केस में क्या हो रहा है, रूट हेयर की ग्रोथ हो गई और जो बैक्टीरिया है ना, ये क्या करेंगे, अब रूट हेयर को आगे से कर्ल कर देते हैं, इस तरीके से मोड़ देते हैं, जैसे कि आपको इस फोटो में भी दिखाए थे, कर्लिंग ग्रोथ। जैसे कर्ल होता है, ये सारे बैक्टीरिया यहाँ पर आके इसकी जो इनर लेयर होती है रूट हेयर की, उसको डिजोल्व कर देते हैं। और जैसे ही वो डिजोल्व होती है, ये रूट हेयर से होते होते जो इपिडर्मल लेयर है, ये वाली फर्स्ट लेयर क्या होती है, इपिडर्मल लेयर, वहां पर ये पहुंच जाते हैं। तो जैसे ही इसके अंदर से चलते हैं तो एक एक चैनल बना लेते हैं। और उस आपको ऐसे लगेगा एक थ्रेड बना लिया है, ठीक है। एक धागा सा आपको दिखाई देगा व्हाइट कलर का, उसको बोलते हैं हम इन्फेक्शन थ्रेड। और ये सारे बैक्टीरिया इस चैनल से यहाँ पर जो इपिडर्मल सेल्स है यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद क्या करेंगे, ये जो नेबरिंग जो सेल्स होंगी, पहले एक सेल में आए, दूसरी सेल के बाद एक से फिर दूसरी में पहुंच गए, दूसरी से तीसरी चौथी, और अगेन ये कहाँ पहुंच जाएंगे, इपिडर्मिस के नीचे क्या होता है, कोर्टेक्स होता है। प्लांट की टिश्यू की स्ट्रक्चर याद होगी, इपिडर्मिस हाइपोडर्मिस कोर्टेक्स। तो अगेन इपिडर्मिस से हाइपोडर्मिस में, हाइपोडर्मिस से कोर्टेक्स में। कोर्टेक्स में आने के बाद फिर क्या होगा, ये जो इन्फेक्शन है आपका, जो बैक्टीरिया है, ये अलग अलग सेल में जाके चले जाएंगे। और वहां पर जाने के बाद फिर क्या करेंगे, ये इन सेल को स्टिमुलेट करेंगे, कुछ ऐसे केमिकल रिलीज करेंगे, यानी कि जो नोड जीन है ना, वो ऐसे केमिकल कंपाउंड रिलीज करेंगे, उनसे क्या होगा, इन